ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एप्लीकेशन हम हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के थ्रू देखते हैं। जैसा कि नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हम ट्रिग्नोमेट्री के इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु, टावर, बिल्डिंग एटसेट्रा के हाइट को निकालने के लिए यूज करते हैं। यह टॉपिक बहुत ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत बेसिक से ही हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं बिना मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। विद द टाइम आप इजीली समझ जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली हम राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। साथ ही हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए एंड इसके अलावा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। नाउ मान लीजिए आप किसी लंबी सी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं एंड आपको उस बिल्डिंग का हाइट नापना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप रस्सी लेकर बिल्डिंग की हाइट जमीन से लेकर टॉप तक नाप ले, बट ऐसा करना टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा मेहनत वाला टास्क होगा। इससे बेटर और आसान तरीका है आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। इसके लिए आपको बिल्डिंग के बॉटम से यानी कि बिल्डिंग के फुट से अपने तक की दूरी नापना होगा, जो कि एक बड़ा आसान सा टास्क है। मान लेते हैं ये दूरी 100 मीटर की आती है। नाउ आपको एक इंस्ट्रूमेंट इंक्लिनोमीटर का यूज करके बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। मान लेते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो यूज करके बिल्डिंग का हाइट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, यहां पर थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करें तो tan 60 इज इक्वल टू पी बाई बी हो जाएगा। पी यहां पर हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा, बी आपकी दूरी होगी बिल्डिंग के फुट से। नाउ बी की वैल्यू 100 मीटर है, tan 60 की वैल्यू √3 आपको ऑलरेडी पता है। इससे आप हाइट इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी पैटर्न के सवाल आते हैं एग्जाम्स में जनरली। कई बार आपको डिस्टेंस नहीं दिया होता, हाइट दिया होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझना जरूरी है। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन से, फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चंस देखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं। यहां पर मैं कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, केवल एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। इससे आपका काम बन जाएगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो सपोज आप किसी एक पोजीशन पर खड़े हैं एंड अपने से ऊपर की कोई हाइट पर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर है मान लीजिए एंड यहां से आप देख रहे हैं ऊपर, तो अल्टीमेटली जो आपकी आंखों में जो एंगल बनने वाला है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। सपोज आप इस पोजीशन पर ही हैं एंड आप अपने से कोई नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने का है आपकी आंखों में, तो ये अल्टीमेटली एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक चीज कॉमन है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट यानी कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसे भी एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब ऊपर की ओर देखा जाएगा एंड डिप्रेशन तब बनेगा जब नीचे की ओर देखा जाएगा। नाउ सपोज आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है एंड आप बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं यहां से, बिल्डिंग के फुट से, तो आपकी आंखों में जो एलिवेशन वाला एंगल बनने वाला है, जो एंगल बनने वाला है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। नाउ सपोज इंस्टीड ऑफ आप नीचे फुट पर खड़े हो, आप बिल्डिंग के टॉप पर है मान लीजिए एंड ऑब्जेक्ट यहां पर है कुछ, सपोज यहां पर आप पहले खड़े थे और ऊपर से यहां पर देखेंगे तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने का, क्योंकि नीचे की ओर देख रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन जो बनेगा वो ये वाला एंगल कहलाएगा, ना कि ये वाला। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एलिवेशन दोनों एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे बनेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट पे बनेंगे। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल देखने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हाइट एंड डिस्टेंस की बताना चाहता हूं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कभी भी आपको सॉल्व करना हो, कितना भी आसान या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आप उसका एक्यूरेट डायग्राम बना लेते हैं तो वो सवाल 90% तक सॉल्व हो जाता है। जो बचा हुआ 10% होता है उस पर कैलकुलेशन होता है, वो इजीली आप कर सकते हैं।
आपको कई बुक्स वाले, कोचिंग वाले अननेसेसरी ट्रिक्स बता रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, बट ज़रूरत नहीं है। जितना बेसिक्स अभी मैंने पीछे 2-3 मिनट में बताया है वो सफिशिएंट है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक एक बार देखें ज़रूर एंड उसे फॉलो करने की कोशिश करें। आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्री है एंड आप मैथ्स के कोई भी लेवल के सवाल को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ सवाल देखते हैं। A person observes that the angle of elevation at the top of a pole of height 5 meter is 30 degree. Then the distance of the person from the pole is. सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सवाल बहुत ही आसान है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इतना आसान सवाल नहीं आता। बस बेसिक डेवलप करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ये सवाल लिया हुआ है। एक पोल दिया हुआ है, ये पोल हो गया, हमने 5 मीटर का पोल बना लिया इस तरीके से। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्वियस सी बात है वो होगा हॉरिजॉन्टल से, तो अल्टीमेटली ये 30 डिग्री यहाँ पर आने का है। नाउ हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है। आप सिंपली 1030 इज इक्वल टू 5 अपॉन ऑफ एक्स, इसे एक्स मान लिया, लगा सकते हैं इस तरीके से। तो 1030 की वैल्यू 1 अपॉन ऑफ रूट 3 एंड 5 अपॉन ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहां से आपके पास 5 रूट 3 आ जाने की है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड्स अ फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई टावर है, मान लेते हैं इसकी हाइट h है, सवाल में दिया नहीं है बट मैंने इसे एज्यूम कर लिया है। नाउ इस टावर के टॉप को किसी पॉइंट ए से देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। नाउ इसे पॉइंट ए से 20 मीटर के आगे कोई पर्सन मूव करता है एंड पॉइंट बी तक पहुंचता है एंड देन वो अगर देखता है इस टावर के टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सवाल पूछा इस टावर का हाइट कितना होगा। सवाल बहुत आसान है, आप इजीली इसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अच्छा, इसी डायग्राम के सवाल को अलग अलग लैंग्वेज से फ्रेम करा जा सकता है। जैसे एक पर्सन यहाँ खड़ा है बोला जाता है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है बोला जाता है, यहाँ पर यानी कि इस पोजीशन पे खड़ा है, इस पोजीशन पे खड़ा है। इस तरीके से एक्सप्रेस करके सवाल पूछा जा सकता था। कई तरीके से एक ही सवाल को एक्सप्रेस करा जा सकता है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक बात और समझनी चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये विजुलाइज करना चाहिए एक्चुअली। जैसे आप यहाँ पर है तो 30 डिग्री बना, थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो 30 से कुछ ज्यादा डिग्री बनेगा, 31-32 कुछ बन सकता है। तो ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। आप ये 30 डिग्री से बढ़ता जाएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, विजुलाइज करना। जब आप टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। नाउ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है, इसे हम x एज्यूम कर लेते हैं। ये वाले डिस्टेंस को यहाँ से लेकर BO को x एज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम में आप ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। नाउ 1060 की वैल्यू में बताया रूट 3, 1060 इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ x हो जाएगा। नाउ 1030 की बात करूं तो 1 अपॉन ऑफ रूट 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन ऑफ 20 प्लस ऑफ x। ये 20 इधर से आया प्लस ऑफ x। नाउ x को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर से, x की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि मेरे को h की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं x को रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन में। तो अल्टीमेटली ये मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैंने को 20 प्लस ऑफ x की जगह यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन ऑफ रूट 3 इक्वल्स टू h रूट 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ना। इसे इस साइड अगर मैं भेज दूं तो अल्टीमेटली h कॉमन निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली रूट 3 माइनस ऑफ रूट 3 इक्वल्स टू 20 आने का है ना। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली एलसीएम लेने के बाद 2 अपॉन ऑफ रूट 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 10 हो जाएगा। तो h की वैल्यू 10 रूट 3 आ जाने की आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पिछले सवाल जैसा ही एक सवाल और देख लेते हैं, बस यहाँ पर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ मॉन्यूमेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1 अपॉन ऑफ 5। On walking 138 meter towards the monument, the secant of the angle of elevation is found to be root over 193 upon of 12. The height of the monument in meters is। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट को किसी पॉइंट से देखा जाता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, सपोज थीटा बनता है, तो इसका जो 10 आता है यानी कि टेंजेंट आता है, तो वो 10 थीटा जो होता है वो 1 अपॉन ऑफ 5 होता है। 1 अपॉन ऑफ 5 का मतलब ये, अगर ये वाला चीज हाइट 1 हो तो बेसिकली ये वाला जो बेस होगा वो 5 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 ही होगा और ये 5 ही होगा, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। नाउ
अब क्या होता है, कोई पर्सन जो होता है वो यहाँ से यहाँ की ओर मूव करता है और ये जो डिस्टेंस होता है 138 मीटर होता है। एंड मूव करने के बाद सपोज जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो अल्फा बनता है, तो सीकेंट ऑफ जो अल्फा आता है वो √193 अपॉन ऑफ 12 होता है। सवाल पूछा है इस जो मॉन्यूमेंट है इसकी हाइट कितनी होगी। सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें सेक अल्फा इज इक्वल टू √193 अपॉन ऑफ 12 दिया हुआ है एंड सेक अल्फा के बारे में पता है वो h अपॉन ऑफ b होता है। तो अल्टीमेटली ये जो है √193 होगा एंड ये वाला जो 12 होगा, इसके हिसाब से सेक अल्फा वाला चीज बन जाएगा ना। इससे आप पाइथागोरस लगाकर p की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो √193 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू p का स्क्वायर होगा। यहाँ से p की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली p 7 होगा तो ये 12 होगा। ध्यान रखिएगा ये रेशियो दिया हुआ है, यानी कि इसका इसका रेशियो जो आपके पास आएगा वो 7:12 का रेशियो आएगा, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेक अल्फा दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसे 7x बोलूं हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट को, तो ये वाला जो बेस वाला पार्ट होगा 12x होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। नो सवाल को प्रोसीड करते हैं। यहां पर हमारे पास 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ 5 दिया हुआ है एंड 10 अल्फा में हम लिख सकते हैं p अपॉन ऑफ b। b वाला पूरा चीज ये है, p वाला ये है। इसे हमने 7x माना है तो 7x कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं। एंड b की बात करूं तो वो 138 मीटर जो मूव करा है वो प्लस ऑफ 12x जो हमने एज्यूम करा है, ये वाली चीज ना। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दिस विल बी 35x एंड x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाने की है। नो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। हमें हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट निकालना है, यानी कि 7 × 6 करेंगे तो 42 हमारा आंसर आ जाने का है। आई होप सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर एक सवाल और देख लेते हैं। अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन subtends a certain angle at a point 160 meter apart from the foot of the tower. On advancing 100 meter towards it, the tower is found to subtend an angle twice as before. The height of the tower is. सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई टावर है, ये अपने फुट से 160 मीटर की दूरी से अपने टॉप का जो एंगल सबटेंड करता है, मान लेते हैं वो थीटा है। नाउ इस पॉइंट से अगर 100 मीटर इस तरफ मूव किया जाए, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अगर 100 मीटर हो, तो जो अब एंगल सबटेंड करेगा वो 2 थीटा होगा। सवाल पूछा है ये टावर की हाइट कितनी होगी। सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा पहला अगर आप बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ 160 कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो पूरा चीज है वो 160 मीटर है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। tan टू थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ दिस विल बी 60 मीटर। 100 चल चुका है, 160 बच था पूरा टोटल, तो 60 बचा, तो ये अल्टीमेटली ये वाला चीज 60 मीटर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 थीटा की जगह पर 2 tan थीटा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा करके h अपॉन ऑफ 60 करके निकाल सकते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक बनेगा, जिसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। एक तरीका और है जो मैं प्रेफर करता हूं इस टाइप के सवाल के लिए। अभी हमारे पास ज्योमेट्री में हमने एक रूल पढ़ा था, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। यहां पर एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाला है एंड ये वाला है, एंड अगर ये वाला चीज थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आई होप आपको ये चीज पता होगी। नाउ अगर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये इक्वल होने का है। यानी कि अगर ये वाला जो चीज है, ये वाला साइड 100 मीटर है, तो ये वाला साइड भी 100 मीटर होने का है। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी 100 आएगी। नाउ आप इजीली हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगाकर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये आपको हाइपोटेनस पता है, ये बेस पता है। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस ऑफ 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट आएगा, बट ठीक है, अगर आपको उतना नहीं जाना तो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। ये a माइनस बी a प्लस बी लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा एंड दिस विल बी 160 इक्वल्स टू h स्क्वायर। यहाँ से h सॉल्व करेंगे तो 80 मीटर आपका आंसर आ जाने का है। आई होप आप सवाल समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एक बिल्कुल आसान सा सवाल देख लेते हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टावर विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर एंड हिज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर देन द डिस्टेंस ही मूव्स इज। अभी हमने जो सवाल देखा था उसके जैसा ही सवाल है। यहाँ पर टावर की हाइट 30 मीटर दी हुई है, दिस इज 30 मीटर। नाउ
किसी पॉइंट P से इसके टॉप को कोई पर्सन देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है, एंड थोड़ा डिस्टेंस मूव करने के बाद वो देखता है तो 60 डिग्री का एलिवेशन बनता है। मान लेते हैं ये x है, तो x की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, इसे हम a मान लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पे 1060 वाले का हिसाब से लगाएंगे तो √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन ऑफ a की वैल्यू यहाँ से आप 10√3 ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। नौ 1030 के हिसाब से अगर आप लिखें तो 1 अपॉन ऑफ √3 30 एंड x प्लस ए की वैल्यू ऊपर से 10√3 आ जाने की है। ना इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद x की वैल्यू 20√3 आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर डी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट P एंड Q एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। द हाइट ऑफ द टावर इज। सवाल बड़ा सिंपल है। कुछ बुक्स वाले इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट मानकर इसका फॉर्मूला बनाकर रटवाते हैं, कोई मतलब नहीं है रटने का। फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में ईजिली सॉल्व हो जाता है। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टावर है एंड किसी पॉइंट P से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं थीटा बनाता है, एंड ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कुछ a दिया हुआ है। नाउ कोई पॉइंट Q है एंड इस वाले पॉइंट Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 90 माइनस ऑफ थीटा बनेगा, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर इसका और इसका मिलाकर 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लिखा हुआ है। सवाल पूछा है इस टावर की हाइट कितनी होगी। अच्छा, एक डाटा और दिया हुआ है सवाल में, ये वाला जो डिस्टेंस है ये b है। नाउ सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल अपना टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए एंड सॉल्व कर लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ऑफ a होगा पहले वाले इससे, एंड दूसरे वाले में 1090 माइनस ऑफ थीटा होगा, जिसे मैं कॉट थीटा डायरेक्टली लिख देता हूँ, एंड h अपॉन ऑफ b होगा। नाउ सिंपल है, कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो उल्टा आप लिखेंगे तो ये a अपॉन ऑफ h हो जाएगा। इधर ऊपर से मैंने बस यहाँ से लिख दिया, और ये h अपॉन ऑफ b हो जाएगा। तो सॉरी, दिस इज h अपॉन ऑफ b। ये h इज इक्वल टू √/ab इसका आंसर हो जाने का है। एग्जाम में a और b के जगह पे कुछ भी लिख कर दे सकता है, सवाल पूछ सकता है, तो बुक्स वाले बोलते हैं रट लो और डायरेक्ट आंसर निकाल लो। मत रटो यार, कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी टाइम और दिमाग वेस्ट करने का। अच्छा, ये सेम साइड ना होकर कुछ इस साइड भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज ये वाला जो चीज़ है ये इधर हो जाता ए वाला या सॉरी बी वाला पार्ट, एंड यहाँ पर 90 माइनस ऑफ थीटा होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यही आता। नाउ कुछ और सवाल देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल यूजुअली काफ़ी आसान होते हैं, तो एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। अ वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई पोस्ट है एंड वो टूट गया है बीच से, एंड बीच से टूटने के बाद जो दूसरा सिरा है वो ग्राउंड से टच होता है, एंड ग्राउंड से टच होने पर वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। एंड जो टोटल हाइट इस पोस्ट की थी, सपोज अगर ये वाला पार्ट A है दूसरा पार्ट B है, तो A प्लस B की जो हाइट थी वो 15 फीट थी। सवाल पूछा है कि किस हाइट से ये पोस्ट टूटा, यानी कि A की वैल्यू क्या है ये पूछी है। सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास A और B मिलाकर वैल्यू दी हुई है। A यहाँ पर परपेंडिकुलर है, B हाइपोटेनस है, तो अल्टीमेटली हम sin 30 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड परपेंडिकुलर A अपॉन ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ से आप B की वैल्यू 2A लिख सकते हैं, एंड इसे आप ऊपर रिप्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास 3A इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 5 फीट आ जाएगी, तो हैंस हमारा इस सवाल का आंसर 5 फीट होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। थोड़ा ठीक सा सवाल एक और देख लेते हैं। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। द फुट ऑफ द लैडर इज 10 feet away from the wall and the ladder is making an angle of 60 degree with the ground. When a man starts zimming on it, it slips and now ladder makes an angle of 30 degree with the ground. How much that ladder slips vertically? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक दीवार है एंड इस दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है, एंड इनिशियली ये सीढ़ी जो है इस दीवार के फुट से 10 फीट की दूरी पर है, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। जैसे ही इस पर कोई आदमी चढ़ना शुरू करता है ये सीढ़ी फिसल कर थोड़ी नीचे हो जाती है, एंड नाउ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। एंड सवाल पूछा गया है कि ये सीढ़ी वर्टिकली कितना नीचे आई है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू हमें निकालनी है। इस सवाल में हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि दोनों ही कंडीशन पर
जब सीढ़ी फिसली नहीं थी एंड जब सीढ़ी फिसल गई है, दोनों ही कंडीशन पे सीढ़ी की लेंथ यानी कि सीढ़ी की लंबाई बराबर ही रहेगी, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई पर कोई भी असर नहीं होगा फिसलने के कारण। अच्छा, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट पर हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा चीज़ कॉमन है ट्रायंगल में डायग्राम बनाकर। जैसे यहाँ पर हमारे पास दोनों ट्रायंगल पे इसकी और इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू बराबर आने की है ना। पहला ट्रायंगल लेते हैं 60 डिग्री वाला, तो अल्टीमेटली मैं इससे h मान लूँ एंड दूसरे ट्रायंगल से इसे मैं मान लेता हूँ h2, दिस शुड बी h1 और h2 मान लेते हैं। तो h1 माइनस h2 की वैल्यू x के बराबर होगी, जो हमें फाइंड करना है। नाउ पहले ट्रायंगल में हमारे पास ये दिया हुआ है एंड हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस 10 फीट दिया हुआ है। हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं और h1 भी निकाल सकते हैं। मैं हाइपोटेनस इसलिए निकालूंगा क्योंकि वो दूसरे ट्रायंगल में हमारा रेफरेंस के लिए काम करेगा, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल पे वो h इसके बराबर होने का है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं यहाँ पर cos 60 की वैल्यू पुट करूंगा 1/2, बेस है 10, हाइपोटेनस को मैंने h कैपिटल H लिख देता हूँ, ये सीढ़ी की लेंथ है, ये वाली है। ये आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा इस वाले h1 और h2 से। नाउ h की वैल्यू आ गई 20, तो हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि सीढ़ी की लेंथ 20 फीट आ चुकी है। नाउ h1 की बात करूं तो h1 भी आप इजीली निकाल सकते हैं। 10/60 का फॉर्मूला लगा दीजिए, √3 हो जाएगा एंड h1 अपॉन ऑफ 10 करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ बेस हमने करा, तो अल्टीमेटली h1 की वैल्यू आ जाएगी 10√3। तो ये पूरे की वैल्यू 10√3 आ गई। अब h2 हमें निकालना है। ये वाले की वैल्यू हमें इस बार पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, जो कि 20 फीट है। नाउ हम लगा सकते हैं यहाँ पर अपना साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास h2 है, इसके साथ जो परपेंडिकुलर है, एंड हाइपोटेनस जो हमारे पास दिया हुआ है वो 20 है, जो हमने ऊपर से कैलकुलेट किया हुआ था। तो अल्टीमेटली h2 हमारे पास आ जाएगा 10 फिट एंड नाउ मैं h1 माइनस ऑफ h2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली 10√3 माइनस ऑफ 10 करेंगे, जिससे मैं 10√3 माइनस ऑफ 1 लिख सकता हूं। तो अब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, आसान सा ही था। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब तक हमने जो सवाल देखे वहाँ पर मैंने केवल एक ऑब्जेक्ट लिया था, अब दो ऑब्जेक्ट को लेकर सवाल देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज h मीटर्स, देन द हाइट ऑफ द चिमनी इन मीटर्स इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी लगा हुआ है एंड नाउ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस चिमनी के टॉप को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन x डिग्री का बनता है। एंड अगर बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है किसी उसी पॉइंट से ही, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बनता है। सवाल में दिया हुआ है कि बिल्डिंग की हाइट h मीटर है, तो बताइए चिमनी की हाइट कितनी होगी। चिमनी की हाइट हम z मान लेते हैं यहाँ पर, एंड चूंकि यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है तो आप 1045 लगाएंगे, तो अल्टीमेटली इस ट्रायंगल के हिसाब से ये भी h आ जाएगा। नाउ आप 10x वाला चीज़ लगा सकते हैं। 10x लगाकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10x की वैल्यू हो जाएगी z प्लस ऑफ h अपॉन ऑफ h। नाउ 10x इंटू h कर देंगे, माइनस ऑफ h कर देंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाने की है। यही हमें फाइंड करना था। कुछ कोचिंग वाले एंड बुक वाले से स्टैंडर्ड फार्मूला बनाकर रटवाते हैं, मत करो भाई। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सेकंड्सों में आ जाएगा। इसे याद रखना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप कितने फार्मूलेज याद रख लोगे मैथमेटिक्स पे। इसलिए मिनिमाइज योर फार्मूला, बहुत कम फार्मूले याद रखो, जितनी जल्दी हो सके बेसिक से समझकर आप इजीली सॉल्व करो एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है। इस सवाल को ध्यान से पढ़कर आप सॉल्व करें, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड इसका आंसर जो आएगा वो बी आएगा, 7.32 मीटर। आप खुद से कर देखें। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant. When the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively, the vertical distance between the aeroplane at that instant is. सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एरोप्लेन है एंड इसके ऊपर जस्ट एक एरोप्लेन उड़ रहा है। नाउ जो ऊपर वाला एरोप्लेन है वो 5000 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है। नाउ किसी पॉइंट से पहले अगर एरोप्लेन को देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दूसरे एरोप्लेन को देखा जाता है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सवाल पूछा है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। सवाल बड़ा सिंपल है।
वैसे भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन जाता है तो सवाल बड़ा इजी लगने लगता है। आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे डायग्राम बनाएंगे तो आप बड़ी इजीली ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कोई फॉर्मूला ना रटें, थोड़ा सा बेसिक पढ़ें एंड डायग्राम बनाकर सॉल्व करें। नाउ पहला अगर मैं ट्राइंगल देखूँ जहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो 1060 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। 1060 की वैल्यू √3 होती है एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5000 मीटर दिया हुआ है। नाउ इसे अगर मैं बी बोल दूँ तो अल्टीमेटली से बी लिख सकता हूँ एंड बी यहाँ से आ जाएगा 5000 अपॉन ऑफ √3। ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई है ना। ये 45 डिग्री है तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी 5000 अपॉन ऑफ √3 होगी, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों इक्वल होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 1045 करके सॉल्व करके देख सकते हैं। ना इसकी वैल्यू आ गई है एंड इसकी वैल्यू मेरे पास है, तो मैं अगर इससे इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस हमारा जो फाइंड करना है वो आ जाएगा। एंड 5000 में से देन मैं 5000 अपॉन ऑफ √3 माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली 5001 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ √3 आ जाएगा आंसर। फर्दर हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन मैच हो रहा है। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एरोप्लेन के ऊपर एक सवाल और देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ अ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एरोप्लेन है जो 1500 √3 मीटर के हाइट पर उड़ रही है कॉन्स्टेंटली। इस एरोप्लेन को किसी एक पॉइंट से देखा जाता है ग्राउंड पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। 15 सेकेंड उड़ने के बाद अगेन इस प्लेन को देखा जाता है तो ये प्लेन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है, दिस इज 30 डिग्री। एंड ये जो हाइट रहती है कांस्टेंट रहती है 1500 √3 मीटर। सवाल पूछा है कि इस प्लेन की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर पर। आई होप सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये प्लेन ने 15 सेकंड में ट्रैवल करा एंड स्पीड निकालना है हमें। स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए। टाइम हमारे पास है एंड ये डिस्टेंस अगर आ गया तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक 30 डिग्री वाला एंड एक 60 डिग्री वाला। आप ध्यान से देखें, 30 डिग्री वाले से हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा एंड 60 डिग्री से हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा एंड इससे मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, जितना हमारी प्लेन ने 15 सेकंड में ट्रैवल करा है। तो पहला ट्रायंगल को अगर मैं लूँ तो हमारे पास 1030 डिग्री है। 1030 डिग्री के हिसाब से 1 अपॉन ऑफ √3 एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है तो अल्टीमेटली 1500 √3 अपॉन ऑफ, इसको मैं बोल देता हूँ पूरे वाले पार्ट को, ये पूरे को मैं बोल देता हूँ B1। तो ये B1 आ जाएगा। B1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4500 आ जाने की है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नाउ सेकेंड ट्रायंगल से अगर मैं बात करूँ, इस वाले चीज़ को B2 बोल देता हूँ, यहाँ तक वाले चीज़ को। एंड यहाँ पर हमारे पास 1060 डिग्री है तो √3 हो जाएगा एंड 1500 √3 क्योंकि ये चीज़ कॉमन है एंड अपॉन ऑफ B2 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास 1500 आ जाने की है। नाउ B1 माइनस ऑफ B2 करूँगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला एंड ये आते ही मेरा आंसर इजीली निकल जाने का है क्योंकि मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा अभी यहाँ पर एंड ये जो आएगा 3000 आएगा। डिस्टेंस हमारा 3000 ट्रेवल हो गया, टाइम जो लगा है 15 सेकेंड लगा है तो 3000 अपॉन ऑफ 15 तो ये हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड पर। बट हमारे को आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर पर, तो अल्टीमेटली किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा बड़े वाले फैक्टर से। आप स्पीड डिस्टेंस की वीडियो अगर देखें तो वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसे आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे किलोमीटर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड आवर में कन्वर्ट करने के लिए तो ऊपर से 60 × 60 करेंगे तो भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप सॉल्व करके देखेंगे तो 720 किलोमीटर पर आवर फ्लाइट की स्पीड आ जाने की है, प्लेन की स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। कुछ बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस सन के ऊपर देख लेते हैं। सन के ऊपर वैसे क्वेश्चंस जनरली आसान होते हैं, बस मैं थोड़ा प्रैक्टिस होने के लिए ले रहा हूँ और कोई इंटेंशन नहीं है। इफ़ अ पोल ऑफ 12 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो ऑफ 4 √3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट इंस्टेंट इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक पोल है, खंबा है 12 मीटर का। नाउ सूरज की रोशनी पड़ती है इस खंबे पर, मान लेते हैं यहाँ से पड़ती है
एंड इसकी कुछ रोशनी पड़ने के कारण शेडो बनेगा, शेडो कुछ ऐसे बनेगा। एंड जो शेडो बनता है उसका जो लेंथ है 4√3 मीटर दिया हुआ है। सवाल पूछा है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ऑब्वियस सी बात है सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला ही होगा, क्योंकि ग्राउंड से ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल, एंड ऊपर अगर हम देखेंगे सन को तो कुछ ये वाला एंगल आएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास थीटा निकालूंगा तो मेरा सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाने का है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/4√3 करूंगा, एंड इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये √3 आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाने की है। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 60 डिग्री होगा। सन के ऊपर एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। अ वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई वर्टिकल स्टिक है 12 सेंटीमीटर की, एंड इस स्टिक पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है किसी एक टाइम पर, मान लेते हैं इस टाइम पड़ रही है, तो इस वर्टिकल स्टिक का जो शेडो बनेगा वो 8 सेंटीमीटर का बनता है। सवाल पूछा है इसी टाइम पर एक टावर है एंड उस पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उसका शेडो जो बनता है वो 40 मीटर का बनता है। सवाल पूछा है इस टावर की हाइट कितनी होगी। सवाल बड़ा सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखना है कि सेम टाइम दिया हुआ है तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा यहाँ पर दोनों सेम होगा, एंड थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम होने का, यानी कि 12/8 विल बी इक्वल टू, इसको अगर मैं x बोल दूँ तो x/40। ये आपको समझ में आना चाहिए ना। मैं यहाँ पे x की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 60 मीटर। तो सवाल का आंसर 60 मीटर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। सन के ऊपर एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पिलर डिक्रीजेज बाय 20 मीटर्स, द हाइट ऑफ द पिलर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक पिलर है, इस पिलर पर सूरज की रोशनी जब पड़ती है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30 डिग्री। तो ये कुछ शेडो बनता है। नाउ सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है कुछ समय के बाद। सूरज मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, एंड नाउ अब इसकी रोशनी पड़ती है इस पर, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 45 डिग्री का रहता है सूरज का। इस कारण से क्या होता है, शेडो पहले जितनी लंबी बन रही थी उससे अब 20 मीटर कम बनती है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो चीज़ है ये 20 मीटर का दिया हुआ है। सवाल में पूछा है इस पिलर का हाइट कितना होगा। अब मान लेते हैं पिलर का हाइट a मीटर का है, ये a मीटर बोल देते हैं, एंड ये 45 डिग्री है तो अल्टीमेटली ये भी a हो जाएगा। अगर कोई और एंगल होता तो आप निकाल लेते, कैलकुलेट कर लेते। अभी 45 डिग्री है तो सिंपली हम a लिख देते हैं। नाउ मैं अपना सिंपल इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला, इसके हिसाब से अपना tan थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू a/a+20। हमें a की वैल्यू फाइंड करना है तो बड़ी इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये हो जाएगा √3a माइनस ऑफ a इक्वल्स टू 20। यहाँ से मैंने a कॉमन निकाल लिया एंड इधर भेज दिया √3 माइनस ऑफ 1। ऊपर नीचे मैंने √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ मतलब। एंड नाउ नीचे वाला जो होगा वो 2 बन जाएगा, ये पूरा कट के 2 बनेगा तो 10 में आ जाएगा। तो 10 √3 + 1 हमारा आंसर हो जाने का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। अभी एक सिंपल सा सवाल जैसे यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज होता हुआ एक सवाल दे देता हूँ होमवर्क के लिए, उसे भी आप कर लीजिए। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, बस यहाँ पर जो है शेडो का लेंथ बढ़ रहा है 60 मीटर से। तो सवाल आपको सॉल्व करना है। इसका आप सवाल सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी शायद करेक्ट आंसर आएगा। आप करेक्ट आंसर खुद से निकाल कर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। नाउ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ज्योमेट्री पर बेस्ड एक हाइट एंड डिस्टेंस का आसान सा सवाल देख लेते हैं। अ पोल स्टैंड्स वर्टिकल इनसाइड अ स्केलिन ट्रायंगुलर पार्क ABC। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क इज सेम, देन इन ट्रायंगल ABC द फुट ऑफ द पोल इज एट। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई स्केलिन ट्रायंगुलर पार्क है, यानी कि इसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं दिए हुए हैं। नाउ इस स्केलिन ट्रायंगुलर पार्क के अंदर पे एक पोल है। पोल मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये पोल है एंड ये बीच में खड़ा है कहीं पर। एंड नाउ क्या बोलता है सवाल पर कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इस टॉप ऑफ द पोल का एंड जो तीनों कॉर्नर है ये इससे ये सेम रहते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान से बनाना है, आप ध्यान दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, इस पर ये बेस होगा अगर मैं इस ट्रायंगल को लेकर चलता हूँ, और ये वाला
तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इससे मत ले लीजिएगा, ये वाले साइड से ना ले लीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से होता है, एंड इसके रिस्पेक्ट पे यही वाला चीज़ हॉरिजॉन्टल आने का है ना। अगर मैं इस वाले वर्टिस के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल ये वाला बनने का है, एंड नाउ ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होने का है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इस साइड से बात करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ आप ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम दिया, तीनों थीटा थीटा दिया हुआ है। नाउ अगर किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ के चलें, जैसे अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को पकड़ के चलता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर ये पोल है, ये यानी कि पी है। टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो पोल की हाइट ये तीनों केस में सेम रहने की है, थीटा भी सेम है ना। अब बेस की बात करें तो बेस ये वाला आएगा इस ट्रायंगल वाले केस में, इस ट्रायंगल वाले के केस में ये आएगा, इस वाले के ट्रायंगल के केस में ये वाला आएगा ना। अगर आप तीनों केस में देखेंगे तो थीटा टेन थीटा सेम रहने का है, पी भी सेम है क्योंकि पोल की हाइट है, वो केवल बेस में चेंज हो सकता है, बट चूंकि दोनों इक्वल हैं और तो बेस भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये तीनों इक्वल हो जाने के हैं। एंड नाउ अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सर्कम सेंटर होगा, क्योंकि इसके राउंड से आप सर्कल बनाएंगे एंड ये आर होने का है, ये सर्कम सेंटर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये पॉइंट। तो इस सवाल का आंसर बी होगा। नाउ नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर सवाल देख लेते हैं। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कनेक्टेड बाय वायर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो पोल्स हैं, एक 24 मीटर का एंड दूसरा जो है 36 मीटर का। ना दोनों के टॉप्स जो हैं ये एक वायर से कनेक्टेड है, एंड जो ये वायर है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। सवाल पूछा है इस वायर की लेंथ कितनी है। सवाल बड़ा सिंपल है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मैंने इसका हॉरिजॉन्टल कनेक्ट कर दिया तो ये वाला चीज़ 24 हो जाएगा, तो ऊपर वाला चीज़ 12 हो जाएगा। नाउ आप सिंपली साइन 60 लगा सकते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू 12 और ये वाला h रहेगा, यानी कि x से मैंने डिनोट कर दिया। नाउ इसे आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। ये साइन 60 की जगह मैं √3/2 लिख सकता हूँ इसे, तो ये 24/√3 हो जाएगा x की वैल्यू। नाउ ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 हमारा आंसर आ जाने का है। तो सवाल का आंसर 8√3 मीटर होगा। नाउ नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। दो ऑब्जेक्ट को लेकर एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ अ रोड व्हिच इज 100 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ ईच पोल इन मीटर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो पोल्स इक्वल हाइट के दिए हुए हैं हमारे पास सवाल पे, एंड दोनों के बीच में 100 मीटर चौड़ी रोड दी हुई है, एंड रोड में कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप को देखा जाता है, तो एक से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है, दूसरे से 60 डिग्री का बनता है। सवाल पूछा है इन पोल्स की हाइट कितनी है। दोनों की इक्वल है तो इसलिए हम एच मान लेते हैं, एंड जो बेस है उसको एक को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरे को 100 - मान लेता हूँ। कुछ बुक्स वाले इसके लिए फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं, मत रटो यार, ज़बरदस्ती दिमाग पर स्ट्रेन ना डालो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ना 10-30 डिग्री की बात करूँ मैं अगर इस ट्रायंगल को लेकर, तो 10-30 डिग्री 1/√3 h/a, एंड दूसरे ट्रायंगल से बात करूँ तो 10-60 डिग्री, तो ये √3 हो जाएगा h/100 - a की वैल्यू यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ ऊपर वाले इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू √3h आएगा, जो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली ये 100√3 माइनस ऑफ ये √3 इंटू √3h से मल्टीप्लाई होगा, तो 3h इक्वल्स टू h हो जाएगा, एंड यहाँ से आप h की वैल्यू 25√3 मीटर निकाल सकते हैं। सवाल सॉल्व हो गया बड़ी इजीली। इस सवाल का आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पिछले सवाल से मिलता है एक सवाल और देख लेते हैं। टू पोस्ट्स आर x मीटर्स अपार्ट and the height of one is double that of other. If from the midpoint of the line joining their feet an observer finds the angle of elevation of their tops to be complementary, then the height in meters of the shorter pole is. सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो पोल्स दिए हुए हैं, एक की हाइट दूसरे से डबल है, तो एक की अगर मैं h मान लेता हूँ तो दूसरे की 2h होगी। नाउ इन दोनों के बीच में एक सड़क है x मीटर की, एंड एग्जैक्टली मिड पॉइंट से इनके टॉप्स को देखा जाता है कुछ इस जगह से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि अगर एक थीटा है
तो एक 90 माइनस ऑफ थीटा है। सवाल पूछा है शॉर्टर पोल की यानी कि एच की वैल्यू कितनी होगी। ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है तो ये x/2 हो जाएगा ट्रायंगल पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं टेन थीटा लगाकर। टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पर तो ये 2h/x/2 यानी कि ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। 1090 माइनस ऑफ थीटा लगने के कारण ये कॉट थीटा हो जाएगा एंड h/x/2 यानी कि ये ऊपर भी चला जाएगा। नाउ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 हो जाएगा यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा इस साइड पे। तो 2h इंटू 2/x इंटू 2h/x। नाउ इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा 8h²। h की वैल्यू फाइंड करना है तो अल्टीमेटली x/2√2 हमारा आंसर आ जाने का है। तो सवाल का आंसर सी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। दो ऑब्जेक्ट पर एक सवाल और देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर्स। इफ टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टॉप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ x इन मीटर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो पिलर्स दिए हुए हैं हमारे पास एंड एक की हाइट 16 मीटर है तो दूसरे की 9 मीटर दी हुई है। नाउ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x मीटर का दिया हुआ है। सवाल में एक डाटा और दिया हुआ है कि जो पहले का टॉप अगर दूसरे के बॉटम से देखा जाता है एंड दूसरे का टॉप पहले के बॉटम से देखा जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि ये अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस ऑफ थीटा दिया हुआ है। सवाल में x की वैल्यू पूछी है। सवाल को बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बुक्स वाले इसका भी फॉर्मूला बताते हैं मगर मत रटो, कितने फॉर्मूले रट लोगे ना। अगर पहला ट्रायंगल देखें यानी कि ये वाला मैं अगर बात करूं तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1090 माइनस ऑफ थीटा यानी कि कॉट थीटा मैं लिखूंगा एंड कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 16/x एंड इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करूं तो 10 थीटा इक्वल्स टू 9/x हो जाने का है एंड 10 थीटा इंटू कॉट थीटा यानी कि इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करूंगा तो ये दोनों जो 10 इंटू कॉट 1 होता है एंड ये हो जाएगा 16/x इंटू 9x। यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 मीटर आ जाने की है। तो सवाल का आंसर बी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। दो ऑब्जेक्ट पर एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल देख लेते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्री आर x and y respectively. If the height of the tree is h meter, then in the meter the height of the building is। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक बिल्डिंग दी हुई है एंड एक पेड़ दिया हुआ है एंड जब बिल्डिंग के टॉप को पेड़ के टॉप से देखा जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो x डिग्री का बनता है एंड जब पेड़ के बॉटम से इसके टॉप को देखा जाता है बिल्डिंग के तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो y डिग्री बनता है। सवाल में हमारे पास पेड़ की हाइट h मीटर दी हुई है। सवाल पूछा गया इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। अच्छा, फिगर को देखकर आपको ये समझ में आ रहा है अगर पेड़ की हाइट h है तो इतने वाले पार्ट की हाइट भी h होगी। ऊपर वाले पार्ट को मैं a एज्यूम कर लेता हूँ तो अल्टीमेटली a प्लस h की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, सवाल में हमारे पास सब कुछ कॉट के फॉर्म पे दिया हुआ है तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग 10 हम कॉट वाला यूज़ करेंगे ना। अगर मैं कॉट x की बात करूं तो बेस यहाँ पर बेस नहीं दिया है तो हम b मान लेते हैं। अच्छा, ऊपर b होगा तो नीचे भी b हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। b/a हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल से। नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो कॉट y इज इक्वल टू हमारे पास b/a प्लस ऑफ h होगा। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, उससे मेरा आंसर आ जाएगा उसमें h ऐड करते ही। ना मैं ऊपर वाले से b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो b इज इक्वल टू a इंटू कॉट एक्स होगा जो मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा तो कॉट y इज इक्वल टू a कॉट x हो जाने का है a प्लस ऑफ h। नाउ इसे सॉल्व करते हैं अपन तो ये हो जाएगा a इंटू कॉट y प्लस ऑफ h इंटू कॉट y इक्वल्स टू a कॉट x। नाउ इसे और सिंप्लीफाई कर लूँ तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ से हो जाएगा h कॉट y इक्वल्स टू कॉट x माइनस ऑफ कॉट y इक्वल्स ये हो जाएगी a की वैल्यू। आपको ये बात चीज़ समझ में आ रही होगी ना। मैं इसमें सिंपली h ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें h ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो h ऐड करूंगा तो कुछ ये हो जाएगा एंड h ऐड करते ही आप ध्यान से देखें ये एलसीएम में पार्ट पर जाएगा तो ये वाला चीज़ ऊपर जाएगा जो इससे कट जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास h कॉट x
एंड नीचे हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ऑफ कॉट वाई ही रहने का है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, तो इस सवाल का आंसर बी होगा। नाउ नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल यूजुअली काफ़ी आसान होते हैं। अभी तक हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर कोई भी सवाल नहीं लिया है, तो अब आगे कुछ सवाल एंगल ऑफ डिप्रेशन पर ले लेते हैं। फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर अ रिवर, trees on the opposite bank of the river are found to be 60 degree and 30 degree respectively. If the breadth of the river is 400 meter, then the height of the airplane above the river at an instance is। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई रिवर है 400 मीटर चौड़ी एंड इसके दोनों एंड पर ट्रीज़ हैं। नाउ इस रिवर के ऊपर पर एक एरोप्लेन उड़ रहा होता है एंड जब इन ट्रीज़ को देखा जाता है ऊपर एरोप्लेन से, तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बनता है। यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड डिप्रेशन का नहीं दिया है, बट ध्यान से देखिएगा ये डिप्रेशन ही है क्योंकि एरोप्लेन से देखा जा रहा है नीचे की ओर। तो अल्टीमेटली अगर वो 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा एंड ये वाला 30 डिग्री होगा। नाउ हमें हाइट ऑफ एरोप्लेन पूछा है, तो हाइट यहाँ पर आएगा इस पॉइंट से रिवर के। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना। अगर मैं इसे ए बोल दूं तो ये 400 माइनस ऑफ ए हो जाएगा। सवाल को हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम दो ट्रायंगल देखें ये दोनों एंड इसमें एक कॉमन साइड है, तो हम कॉमन साइड को निकालने की कोशिश करेंगे ईजिली। ना 10/30 की बात करें तो 1/√3 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू h/a हो जाने की है। एंड दूसरे वाले ट्रायंगल से हमारे पास √3 इज इक्वल टू h/400 माइनस ऑफ a आने की है। ना इस वाले इक्वेशन से मैं a इज इक्वल टू √3h निकाल सकता हूँ, जो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा √3 400 माइनस ऑफ √3h एंड ये उस साइड चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 400 √3 माइनस ऑफ 3h इक्वल्स टू h हो जाएगा एंड 3h उस साइड जाता है, ये 4h बनेगा एंड ये सॉल्व होकर 100 √3 मीटर आंसर आ जाएगा h का। यहाँ पर √3 की वैल्यू दी हुई है सवाल में, तो ये अल्टीमेटली 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 173.2 मीटर हो जाने का। तो सवाल का आंसर ए होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पिछले सवाल जैसा एक सिंपल सा सवाल और देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 180 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक टावर दिया हुआ है, इस टावर की हाइट 180 मीटर दी हुई है। इस टावर के दोनों साइड पर एक एक ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं एंड ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री दिया हुआ है। सवाल में पूछा है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होगी। ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है। पिछले सवाल में रिवर का ब्रेथ दिया हुआ था एंड हाइट निकालना था। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, ब्रेथ निकालना है, हाइट दिया हुआ है। आप ये वाला एंगल 45 डिग्री बोल सकते हैं एंड ये वाला 30 डिग्री बोल सकते हैं। अगर आप फिगर बनाएंगे तो इजीली समझ जाएंगे। ना ये वाला 180 है तो ये वाला भी 180 होगा क्योंकि 45 डिग्री है। ना 10/30 अगर हम लगा लें यहाँ पर तो 1/√3 इज इक्वल टू 180/x। ये वाले पार्ट को मैंने x बोला है, इतने वाले पार्ट को। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू 180√3 आ जाने की है एंड नाउ इस पर मैं 180 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाने का है 180√3 प्लस ऑफ 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन पर कुछ सवाल और देख लेते हैं। देर आर टू वर्टिकल पोस्ट, वन ऑन ईच साइड ऑफ अ रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर पोस्ट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रोड दिया हुआ है, इस रोड के दोनों साइड में कुछ पोस्ट बने हुए हैं, दोनों साइड में एक एक, एंड इस पहले पोस्ट की जो हाइट दी हुई है 108 मीटर दी हुई है एंड इसके टॉप से जब दूसरे के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये टॉप बड़ा है, दूसरा छोटा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएंगे क्योंकि हमें सवाल में दूसरे पोस्ट की हाइट पता करनी है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कुछ होंगे। नाउ दूसरा पोस्ट मैं बना लेता हूँ कुछ ऐसे एंड नाउ इसके टॉप से जब देखा जाता है दूसरे के टॉप को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से बनता है तो कुछ ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री होने का है। नाउ दूसरे वाले कंडीशन में ये टॉप से बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो अल्टीमेटली ये भी 60 डिग्री आने का है। नाउ हम इस पार्ट को ए मान लेते हैं तो ये दूसरा वाला 100/8 माइनस ऑफ ए होगा। ना मुझे 100/8 माइनस ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि वही हाइट ऑफ पोस्ट है दूसरे वाले की। ना पहला ट्रायंगल अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर
1/√3, ये वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ मैं, 1/√3, तो ये हो जाएगा ए, दिस इज ए एक्चुअली, एंड अपॉन ऑफ बी, ये बी मान लेते हैं, दोनों साइड बी हो जाएगा ऊपर नीचे क्योंकि दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से b इज इक्वल टू √3 a जाने का है। एंड अगर 60 डिग्री वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो √3 इज इक्वल टू 108 अपॉन ऑफ b की वैल्यू ऊपर से मैंने कर लिख दिया। तो अल्टीमेटली a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 36, तो ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू 36 आ गई। हमें 108 माइनस ऑफ a फाइंड करना है, यानी कि 108 में से 36 गया तो 72 हमारा आंसर होगा, b इसका आंसर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर हमने करेक्ट फिगर बना लिया तो हम सवाल बड़ी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एक सवाल और देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल पोल्स इज 40√3 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इफ द फर्स्ट पोल इज 100 मीटर लॉन्ग। सवाल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है। पहला टावर इसका 100 मीटर लेंथ दिया हुआ है एंड दूसरे का ऑब्वियसली छोटा हाइट होगा, क्योंकि इसके ऊपर से अगर दूसरे के ऊपर को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन तभी बनता है जब नीचे देखा जाता है, तो अल्टीमेटली इसकी हाइट कम होगी। नौ ये वाला एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। नौ आपके पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40√3 मीटर, तो ये भी 40√3 मीटर हो जाएगा। नौ आप इजीली 30 डिग्री निकाल कर लगकर 1/√3 लिखकर ये वाले को x मानते हुए x/40√3 लिखते हुए एंड x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 40 आ जाने की है। तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो आपको ये वाला अगर हाइट पता लग गया, ये वाला डिस्टेंस पता लग गया, तो अल्टीमेटली आपको सेकेंड पोल का हाइट पता लग जाएगा। तो 100 में से अगर x माइनस कर दूंगा, यानी 40 माइनस कर दूंगा, तो 60 इसका हाइट होगा। तो अल्टीमेटली सेकेंड पोल का हाइट 60 मीटर होगा। सवाल आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एट 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द सेम प्लेन। फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक टावर दिया हुआ है एंड इस टावर को एक पॉइंट P से देखा जाता है। सपोज पॉइंट P यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ना सवाल में दिया हुआ है कि इस पॉइंट P से 10 मीटर ऊपर से अगर पॉइंट Q से इस वाले टावर के बेस को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। सवाल पूछा है टावर का हाइट कितना होगा। सवाल बड़ा सिंपल है, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ना सवाल को हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर दो ट्राइंगल है तो दोनों में कॉमन ये वाला चीज़ बी रहेगा, इसे मैं बी से इंडिकेट कर देता हूँ बेस से। ना 1030 की बात करूँ तो 1/√3 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर 10/b एंड 60 डिग्री वाला ट्राइंगल करूँ तो √3 इज इक्वल टू ये h जो हमें फाइंड करना है ये h लिख देते हैं एंड अपॉन ऑफ b। यहाँ ऊपर से b निकल जाएगा, b की वैल्यू 10√3 आएगी, जो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ 10√3। तो h की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाने की है, यानी कि इसकी वैल्यू 30 होगी। तो सवाल का आंसर डी होगा। सवाल बड़ा सिंपल था, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस से काफ़ी आसान से सवाल एग्जाम्स में आते हैं। तो एक आसान सा सवाल और देख लेते हैं। अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। हाइट ऑफ द पोल इज 10 meters. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower and the angle of depression of the foot of the tower are 60 degree and 30 degree respectively. The height of the tower is। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पोल है हमारे पास 10 मीटर का, इसके सामने एक खड़ा है टावर एंड नाउ इस पोल के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। सवाल में ये दिया हुआ है। नाउ जब इसके टॉप से इसके बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। सवाल में पूछा गया है कि इस वाले टावर की हाइट कितनी होगी। सवाल को बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने फिगर बना लिया है तो इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये और ये चीज़ सेम होगा
कॉमन होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा फिगर देख के। एंड आप ये भी डिटरमाइन कर ले होंगे कि ये 10 मीटर ही होने का है। तो अल्टीमेटली आपको ये वाला चीज़ बस फाइंड करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप उसको इसमें ऐड करेंगे तो आपको टावर की हाइट मिल जाने की है। ना सॉल्व करते हैं, तो ये 30 डिग्री होगा। एंड नाउ 1030 लगाएंगे हम अपने पास, तो 1/√3 इज इक्वल टू 10/b। ये b बोल देता हूँ, ये कॉमन है, आप ध्यान से देखेंगे कि कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ, ये और ये सेम होने का है, तो b की वैल्यू भी इससे आ जाएगी अल्टीमेटली। तो b की वैल्यू यहाँ पर से 10√3 आ जाने की है, जो इसकी वैल्यू होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। 1060 लगा देंगे तो √3 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है हम इसे x मान लेते हैं, तो x/10√3, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू 30 आ जाने की है ना। ये 30 आ गया, नीचे वाला 10 है, तो अल्टीमेटली 10 + 30 यानी कि 40 टावर की हाइट होगी, तो आंसर सी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। पिछले सवाल जैसा एग्जैक्टली एक सिमिलर सा सवाल और देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्ट्रेट हिल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर ऑफ 10 मीटर हाइट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द हाइट इन मीटर्स ऑफ द हिल इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हिल दिया हुआ है एंड एक पिलर दिया हुआ है हमारे पास। पिलर की हाइट 10 मीटर दी हुई है। नाउ जब हिल के टॉप से पिलर के टॉप को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। एंड जब ये हिल के बॉटम से पिलर के टॉप को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये सवाल बिल्कुल स्पेशल सवाल जैसा ही है, आप डायग्राम देखकर एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमारे को सवाल पे हाइट ऑफ ये हिल पता करना है, जो पिछले सवाल पे हमने पता करा था। यहाँ पर अगेन आप इसे जोड़ दीजिए, क्योंकि ये और ये चीज़ कॉमन थी पिछले सवाल पर भी, यहाँ पर भी सवाल में कॉमन है। नाउ आप 1030 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये 10√3 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 10√3 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 10 है यहाँ तक, एंड नीचे का हमें पता लग गया, ऊपर हमें पता करना है, तो अगेन यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 30 डिग्री आ जाने का है। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 30 + 10 यानी कि 40। एग्जाम्स में आप जनरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली फिगर में ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। बट अभी तक हमने बेसिक से स्टार्ट करा था, और आपको अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सारे सवाल आपको बेसिक से कर दिखाया था। तो नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। अब तक हमने हाइट एंड डिस्टेंस के काफ़ी आसान से सवाल देखे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आसान सवाल ही आते हैं। एक थोड़ा ठीक से सवाल देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ हाउस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट एन अपोजिट विंडो एंड द लाइन थ्रू द विंडो टू द टॉप ऑफ द हाउस मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इफ द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट बी d मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हाउस दिया हुआ है हमारे साथ, एंड इस हाउस के सामने एक विंडो है, एंड इस विंडो पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये हाउस, ये 90 डिग्री का कर रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से करेगा, तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। सवाल में डाटा और दिया हुआ है, ये वर्टिकल से जो एक लाइन बन रही है ये वाली, एंड ये जो इस विंडो से पास होकर जा रही है इसके टॉप तक, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। सवाल में पूछा हुआ है कि अगर इस स्ट्रीट की विड्थ d मीटर्स हो, तो ये वाले हाउस की हाइट कितनी होगी। सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम अपने रिमेनिंग पार्ट को भी जोड़ लेते हैं। जैसे ये वाले पार्ट को मैं जोड़ लूँ, तो ये भी d मीटर्स होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, फिगर देखकर आप समझ जाएंगे इजीली। नाउ h1 और h2 इसे ऐसे बोल देता हूँ, तो अल्टीमेटली h1 प्लस ऑफ h2 जो अगर मैं निकाल लूँ, तो ही ये हाइट होगी हाउस की। तो अल्टीमेटली मुझे h1 प्लस ऑफ h2 फाइंड करना है। दो ट्रायंगल मेरे पास दिया हुआ है, ये वाला एंड ये वाला। बाकी और भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं, बट जो हमारे काम के ट्रायंगल है वो ये वाले हैं। नाउ ये वाला थीटा होगा, ये वाला 90 है, तो ये वाला 90 माइनस ऑफ थीटा होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें 180 डिग्री टोटल बन सकता है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली ये 90 माइनस थीटा ही आने का है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ना दोनों ट्रायंगल्स, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स जो हमारे हैं उसको मैं यूज़ करता हूँ और अपने वैल्यूज़ को लिखता हूँ। 10 थीटा अगर मैं लिखूँ तो अल्टीमेटली 10 थीटा हो जाएगा d/h1। या ध्यान रखिए इसके अपोजिट साइड d है एंड बेस वाला h1 होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 10 90 माइनस ऑफ थीटा यानी कि कॉट थीटा लिख दूँ, तो ये भी हो जाएगा d/h2। और नाउ मैं इन दोनों इक्वेशन से h1 प्लस h2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो h1 प्लस h2 ऊपर से निकाल कर सब्सटीट्यूट करूँ इसमें, तो अल्टीमेटली मेरे पास हो जाएगा d/10 थीटा प्लस ऑफ d/cot थीटा। नाउ d को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, एंड 1/10 थीटा प्लस 1/cot थीटा, इससे मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा
प्लस ऑफ साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा। मैं दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, आप खुद से कर सकते हैं इजीली। नौ इससे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ, तो अल्टीमेटली दिस इज 1 एक्चुअली। नाउ 1 अपॉन ऑफ साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन ऑफ कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। सवाल बड़ा इजी था, बस थोड़ा सा यहाँ पर जनरलाइज वे में वैल्यू दिया था, इससे थोड़ा टफ लग सकता है। नाउ पिछले सवाल से मिलता है एक सवाल और देख लेते हैं। अ हाउस ऑफ 100 मीटर सस्टेन अ राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस। इफ द हाइट ऑफ द विंडो इज 64 मीटर्स देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस इज। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो हाउसेस दिया हुआ है। पहले हाउस का जो हाइट है वो 100 मीटर है एंड दूसरे हाउस में एक्चुअली एक विंडो है एंड उस विंडो की हाइट दी हुई है जो कि 64 मीटर पर है। नाउ जो पहला हाउस है वो दूसरे हाउस के विंडो पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो कुछ ऐसा फिगर निकल कर आएगा सवाल से। सवाल में पूछा गया है दोनों हाउसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस अल्टीमेटली हमें निकालना है। इसे मैं डी से डिनोट कर दे रहा हूँ। नाउ इसे हम थीटा बोल देते हैं, तो अल्टीमेटली मैं टेन थीटा की वैल्यू 64 अपॉन ऑफ डी लिख सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल से। नो अगर मैं इस वाले पॉइंट को जोड़ दूँ तो अभी मेरे पास अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल थीटा हो जाने का है एंड ये वाला एंगल 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल मिलकर 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। नाउ मैं इस वाले ट्रायंगल को पकड़ता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पर 1090 माइनस ऑफ थीटा लिखता हूँ, तो 1090 माइनस थीटा को मैं कॉट थीटा डायरेक्टली लिख देता हूँ। एंड नाउ ये वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट तो 64 है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट 36 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, तो 36 अपॉन ऑफ डी लिखूंगा क्योंकि ये वाला पार्ट भी डी होने का है। तो अल्टीमेटली आपके पास दो इक्वेशन आ गया है। नाउ आप इसे भी टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अल्टीमेटली डी अपॉन ऑफ 36 लिख सकता हूँ टेन थीटा की वैल्यू इस वाले से, एंड ऊपर से हमारे पास ये आ जाएगा 64 अपॉन ऑफ डी। दोनों टेन थीटा को मैंने इक्वेट किया, यहाँ से आप डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो अल्टीमेटली डी की वैल्यू 48 मीटर्स आ जाएगी। तो सवाल का आंसर बी होगा। सवाल आप समझ गए होंगे। अगर आप इसे कुछ और तरीके से सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं सिमिलैरिटी लगाकर, बट हाइट एंड डिस्टेंस से आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं वीडियो वाइंड अप करूंगा। एक लास्ट सवाल थोड़ा ठीक सा देख लेते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार मूविंग टुवर्ड्स द ट्री टू बी 30 डिग्रीज। आफ्टर 3 मिनट्स दिस एंगल बिकम 60 डिग्रीज। आफ्टर हाउ मच मोर टाइम विल द कार रीच द ट्री। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक पेड़ है एंड इस पेड़ के ऊपर कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है एंड यहाँ से ऑब्जर्वर जो है वो देखता है कोई कार को, तो वो कार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही होती है वो 30 डिग्री का बना रही होती है, तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री होगा। नाउ 3 मिनट के बाद अगेन वो देखता है जो कार है अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का बना रही होगी। सवाल पूछा गया है कि ये गाड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, पेड़ तक पहुँचने के लिए कितना समय और लेगी। सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला डिस्टेंस गाड़ी ने 3 मिनट में ट्रेवल करा एंड ये वाला डिस्टेंस के बारे में पूछा कितना समय और लगेगा। अच्छा, ऊपर हमारा 30 डिग्री है ये वाला, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा एंड ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ट्री की हाइट को हम h मान लेते हैं, ये पूरे डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। नाउ अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो अल्टीमेटली 1030 विल बी इक्वल टू h अपॉन ऑफ x एंड x की वैल्यू यहाँ से अगर निकालूँ तो h कॉट 30 डिग्री आ जाने का है। अभी मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ वैल्यूज़ पुट करके, क्योंकि मुझे पता है ईजिली सब कुछ कट जाएगा। नाउ अगर a की बात करूँ तो a भी सिमिलरली h कॉट 60 डिग्री आ जाने का है। अभी तक अगर आप एक्सपर्ट हो गए होंगे तो डायरेक्टली ये वैल्यूज़ लिख लेंगे खुद से बिना आप ये पूरा चीज़ लिखे। नाउ सॉल्व करते हैं सवाल को आगे। अभी हमारे पास ये वाले में 3 मिनट का टाइम लिया है गाड़ी ने, तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है हमारा x माइनस ए है, तो अल्टीमेटली मैं उसे लिख सकता हूँ h कॉट 30 डिग्री माइनस ऑफ h कॉट 60 डिग्री एंड ये डिस्टेंस 3 मिनट में ट्रेवल करा है, तो ये एक्चुअल में हमारा स्पीड हो जाएगा गाड़ी का, ये स्पीड ऑफ कार होने का है। नाउ ये वाला डिस्टेंस का टाइम पता करना है, तो ये वाला डिस्टेंस अल्टीमेटली a है, तो a की वैल्यू हमने h कॉट
60 डिग्री ऑलरेडी निकाल रखी है। अपॉन ऑफ स्पीड कर दूंगा, स्पीड हमारे पास गाड़ी की ये आ चुकी है, एच कॉट 30 डिग्री माइनस ऑफ एच कॉट 60 डिग्री, दिस इज एच अपॉन ऑफ 3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये स्पीड था, तो इसलिए अपॉन ऑफ 3 है जो यहाँ से आया है। टाइम होगा ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये एच क्लियर कट जाएगा। तो नाउ टेक कॉट 60 की वैल्यू 1 अपॉन ऑफ √3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन ऑफ दिस विल बी √3 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ √3। नाउ ये ऊपर √3 नीचे ऊपर 3 नीचे √3 है, तो अल्टीमेटली √3 बचने का है। एंड नाउ ये वाला चीज़ हट जाएगा, तो ये अपन 2 अपॉन ऑफ √3 बचेगा, जो कि √3 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 3 अपॉन ऑफ 2 बचेगा, जिसकी वैल्यू 1.5 मिनट्स आने की है। तो सवाल का आंसर ए होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैंने अपने वीडियो में लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस ले लिए हैं जो नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं आते, इसलिए मॉडरेट लेवल के ही हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। हायर लेवल के लिए मैं हो सकता है दूसरी वीडियो बना दूं एंड आप उसे देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है, बेस इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप www.scorekill.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस एंड टेस्ट मिल जाएंगे देने के लिए। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर हो सके तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।